So next topic is variance. अब variance क्या होता है? Variance is the square of the standard deviations. Okay, if we square the standard deviation, square of standard deviation is known as the variance. Okay, so what was the standard deviation? So it was small s, that is equal to root of sigma xi minus x bar square upon n minus 1. Okay, that was the standard deviation. So if we square this standard deviation, it becomes a variance. Okay, so it is a variance. So we can write it as the square of this whole term, and that will become the sigma xi minus x bar square upon n minus 1. ओके, सो इस तरह से हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास जो मेथड है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास वो वेरिएंस आ जाएगा. तो नेक्स्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं सिंपली हम इसको, वेरिएशन. ओके, सो कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है या वेरिएंस जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ओके, दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100. मींस जो परसेंटेज हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. ठीक है, दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कल कैलकुलेट की थी. सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n minus 1 upon x bar. Means the ratio of standard deviation and the mean of the values, ठीक है, that is become the relative standard deviation. If we multiply it with the 100, that becomes the percentage relative standard deviation, and that is known as the coefficient of variance. उसको एक अलग से नाम दे दिया, coefficient of variance. ओके, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सभी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. हम पहले मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इन मिलीग्राम पर लीटर. कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इन मिलीग्राम पर लीटर इन एनालिसिस वर फाउंड एज फॉलोज. ठीक है, कुछ एनालिसिस किए हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास क्या आई है, कंसंट्रेशन आई है सिल्वर की. ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे xi से. ओके, सो xi जो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज 31, सेकेंड इज 27, नेक्स्ट इज 26, उसके बाद 35, देन 23, देन 31 एंड देन 33. Okay, so these are the few values. So we can say it is a x1, it is a x2, it is a x3, x4, x5, x6 and x7. ठीक है, we have n is equal to 7. Okay, so what would be the value, sum of all these values? So sigma xi we can calculate here. So आप इसको sum कीजिए. So it will come out to be 206. Okay, उसके बाद निकालना हमने डेविएशन फ्रॉम मीन. ठीक है, अब हमें पहले मीन चाहिए, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा xi अपॉन n. ठीक है, सो व्हाट वुड बी द मीन, सो मीन वुड बी सिग्मा xi अपॉन n. सो इट विल बी 206 डिवाइड बाय 7 एंड इट कम्स आउट टू बी 29.4. ओके, सो उसके बाद हमारा काम होता है डेविएशन फ्रॉम मीन्स. मीन इंडिविजुअल डेविएशन निकालनी है हमने. ठीक है, तो xi माइनस x बार मोड. ओके, सो इट विल बी
अगर हम 31 में से माइनस करेंगे 29.4, सो इट विल बी 1.6। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, दैट वुड बी 2.4। ओके, उसके बाद 3.4, देन 5.6, देन 6.4, नेक्स्ट इज 1.6 एंड द लास्ट इज 3.6। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर होता है, फिर उनका हमने फर्दर मीन निकालना होता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं, इसलिए हमें इनका स्क्वायर करके उनका मीन लेके फिर फर्दर उनका रूट निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे टर्म चाहिए xi माइनस एक्स बार मोड का फर्दर क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है। तो इन सभी टर्म्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी 1.6 का स्क्वायर, दैट विल बी 2.56, 2.4 का स्क्वायर, इट विल बी 5.76, नेक्स्ट इज 3.4। ओके, उसका स्क्वायर करेंगे, इट विल बी 11.56, नेक्स्ट इज दी 5.6 square, it would be 31.36, next 6.4 square, so it would be 40.96, 1.6 square, again हमारे पास क्या आ गया 2.56, उसके बाद है 3.6 का स्क्वायर करेंगे, so that would be 12.96। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, इंडिविजुअल यहाँ पे डेविएशंस आ गई। तो इनका भी हम क्या करेंगे, फर्दर सम करेंगे, सम ऑफ xi x बार होल स्क्वायर, सो इट वुड बी, सबका हमने सम करना है, तो इट वुड बी 107.72। ओके, सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज द टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। So how can we calculate the standard deviation? So what is the formula of standard deviation? So standard deviation is represented by S and it is equal to root of square of mean of all the deviations, that is xi minus x bar square upon n minus 1. Okay, so we will write here 107.72 upon 6, उसका क्या आ जाएगा रूट। ओके, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4.23। ओके, सो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो नेक्स्ट इज द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.23 अपॉन मीन कितना आया हमारे पास 29.4, so 29.4, so it would be equal to 0.1438. ओके, सो नेक्स्ट इज दी वेरिएंस। ठीक है, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। मीन निकाल लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद निकालेंगे हम वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम इसमें, तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इट वुड बी इक्वल टू 4.23 होल स्क्वायर, so that would be equal to 17.892. okay, next is the coefficient of variance and that is nothing but that is the relative standard deviation into 100. okay, so s upon x bar into 100 is the coefficient of variance, that is known as the variation. so it is 4.23 अपॉन 29.4 इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1.1438, सो इट वुड बी इक्वल टू 14.38। ठीक है, so that is the percentage of relative standard deviation, that is coefficient of variance or simply variation. Okay, so these are the few terms which we know when we are reporting any data, actually when we are reporting our you can say the data in terms of precision. Okay,
सो उसमें हमें सभी तरह की जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, डेविएशंस निकालनी पड़ेंगी, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी, जो जो भी हमें कहा गया होगा वो सब कुछ हमें वहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ कैन वी एक्सप्रेस द एक्यूरेसी। ओके, द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। ओके, सो एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए दैट इज द एरर। ओके, सो हमें वहाँ पे एरर के बारे में पता होना चाहिए कि एरर हमारी जो है कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें वहाँ पे बहुत ज़रूरी चाहिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरर होती क्या है। ठीक है, तो एरर क्या है कि सपोज हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, तो जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो हमने मेजर की है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम एरर। भी इतना उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, ठीक है, वो क्या है, उसकी एरर है। ओके, सो ये जो एरर हमें पता चलेगी तो उसको हम बता सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में कितनी एक्यूरेसी है या कितना हमारा रिजल्ट क्या एक्यूरेट है। ओके, तो जो एरर है उसको मेजर करने के दो तरीके हैं, हम दो तरीके से एरर को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज दी कि हमारे पास जो है जो हमारी एरर आती है उसको एक्सप्रेस करने के, मेजर करने के नहीं, उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं कि जो हमारी हमें पता लग गया कि हमारे पास जो एरर आ रही है, यहाँ पे जो डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारी एरर है, तो वो एरर को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक जो होती है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, हम उस एरर को एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं, वो होती क्या वो भी डिस्कस करते हैं अभी हम। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी एरर है दैट इज अ रिलेटिव एरर। ओके, तो वो भी हम बताएंगे क्या होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हम उनको एरर को क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर होती क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है कि जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया हमारे पास, ठीक है, कि जो हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है, ओके, उसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं ई से। ई हमारी जो एरर है दैट इज दी जो मेजर्ड वैल्यू है। ओके, तो उसके बाद जो हमारी ट्रू वैल्यू है, ओके, जो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कह देंगे। अगर हम उसको एज सच रिपोर्ट करते हैं तो दैट इज ए एब्सोल्यूट एरर। ओके, अगर हम क्या करते हैं कि हमारी जो एरर है उसको हम किसी से रिलेट करके चलते हैं, सपोज हमारा जो डिफरेंस आया, हम ये डिफरेंस क्या करते हैं उसको जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है फर्दर, ओके, उसके साथ रिलेट करते हैं, तो वहां पे जो हमारी एरर बनेगी दैट विल बी रिलेटिव एरर, उसको हम लिखेंगे ई आर। तो रिलेटिव एरर क्या रहेगी, जो हमारी एरर है, ओके, दैट इज ए एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन्स यू कैन से द रिलेटिव एरर इज द एब्सोल्यूट एरर, ओके, अपॉन द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो उसको रिलेट किया हमने ट्रू वैल्यू से, भी एरर को हम ट्रू वैल्यू से रिलेट करते हैं, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे ई आर, दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ओके, और रिलेटिव एरर को हम एज सच नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको हम परसेंटेज में या फिर पार्ट्स पर थाउजेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे निकालेंगे तो फिर बहुत लो वैल्यू आएगी हमारे पास रिलेटिव एरर की। ठीक है, तो हम बताते हैं कि हमारी जो एरर आ रही है वो ट्रू वैल्यू से कितने परसेंट जो है वो वहाँ पे एरर है। ठीक है, सपोज हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो 100 आ रही है, ओके, बट जो हमने मेजर किया वो कितना आया, 99.8 आया। एक्चुअल जो हमने मेजर किया वो 99.8 है, जो ट्रू है वो 100 है। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया दैट इज 0.2 का डिफरेंस आया। ओके, तो 0.2 अगर प्रेजेंट करेंगे तो दैट इज एब्सोल्यूट एरर, भी इतनी वैल्यू में हमारा चेंज है। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी जो डिफर करती है। बट अगर हम इसको क्या करते हैं 100 से जो हमारी ट्रू वैल्यू है, ओके, उससे हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और क्या करते हैं इसको हम 100 से ही क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो हम लिखेंगे दैट वुड बी दी, यहाँ पे 0.2% एरर आई हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये रिलेटिव एरर हो जाएगी। बट अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 थी, सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू और होती है, सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पे ये 95 होता, ओके, तो 95 और हमारे पास जो मेजर वैल्यू है वो कितनी आती है, सपोज कर लो 94.8 आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया, अगेन 0.2 आया, तो ये तो है एब्सोल्यूट एरर, दैट इज ए एब्सोल्यूट एरर। अब हमने निकालना है रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है उसको हमने जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 95 उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 0.2 ना आके कुछ वैल्यू और आएगी, वो परसेंटेज में आएगी। ओके, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भी इतने परसेंट हमारी जो है
जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें एरर आ रही है, जो ट्रू वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू जो है इतने % क्या कर रही है, डिफर कर रही है। वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मीन्स वो एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। ओके, सो अगर हम उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी आ जाएगी परसेंटेज, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पार्ट्स पर 1000 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ एरर, कितनी टाइप्स की हमारे पास जो है एरर्स होती हैं। एरर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक्चुअल में जो एरर होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। उनका हम डिवाइड करते हैं कैटेगरी में, तो 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं एरर्स को। तो सबसे पहले जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर, डिटर्मिनेट एरर। ओके, सेकंड होती है इनडिटर्मिनेट एरर, इनडिटर्मिनेट एरर। अब दोनों एरर में क्या फर्क है पहले वो समझते हैं। ठीक है, अब इसके नाम में ही पता है, लिखा हुआ है डिटर्मिनेट एरर, मींस ये वो एरर है जिसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, मींस द एरर विच इज डिटर्मिनेबल दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेट एरर, जिसका हम पता लगा सकते हैं कि ये एरर क्यों आई है, कहाँ से आई है, कैसे आई है। वो अगर एरर का पता चल जाए कि यहाँ पे एरर है तो दैट इज ए डिटर्मिनेट एरर। कुछ एरर ऐसी होती हैं जिसको हम पता ही नहीं लगा सकते भी एरर आई है या नहीं आई है। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ओके, या फिर उसके ये भी हो सकता है कि अगर एरर आई है तो कहाँ से आई है ये नहीं पता चलता हमें। ओके, तो ऐसी एरर्स जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डिटर्मिनेट एरर के बारे में। डिटर्मिनेट एरर जैसे कि मैंने बताया कि इट इज ए डिटर्मिनेबल, ओके, द एरर विच इज डिटर्मिनेबल, जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यू कैन से आइडेंटिफाइएबल। ओके, द एरर विच इज आइडेंटिफाइएबल दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेट एरर। ओके, अब बात आती है कि अगर डिटर्मिनेट एरर आ गई है, हमें पता लग गया एरर है, तो क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं? यस, तो इसका आंसर है यस, द डिटर्मिनेटर जो एरर है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सो दीज कैन बी करेक्टेड। ओके, सो दीज कैन बी करेक्टेड अगर हमें वो पता चल जाए कहाँ से आई है, क्योंकि इनका जो कॉज होगा वो एक डेफिनेट कॉज होगा जिसकी वजह से ये एरर आई है। जो इंडिटरमिनेट एरर है उसका कोई कारण ही नहीं पता, वो कहाँ से है, इसका कोई कॉज ही नहीं पता, तो अगर तो हमें एरर पता ही नहीं चल रही है तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इंडिटरमिनेट एरर को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फर्दर जो है डिटर्मिनेट एरर जो है दैट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। डिटर्मिनेट एरर जो है that has been divided into further 3 categories. One is the error which is due to the faulty instruments, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Instrumental error. Okay, that is known as the instrumental error. Second error which is due to the unskillness of the जो operator है, तो उसको बोलेंगे हम operative error. Means जो काम करने वाला बंदा है, ठीक है, वो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है और हमारा जो रिजल्ट है उसको एक्यूरेट लेके आ रहा है, तो उस हैंडलिंग की वजह से जो हमारी एरर आई उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिव एरर, कि वहाँ पे ऑपरेट करना नहीं आया, उसकी वजह से हमारे क्या रिजल्ट में एरर आई है। ओके, तो थर्ड जो एरर है दैट इज नोन एज द मैथडिक एरर, मीन्स जो मेथड के गलत होने की वजह से भी हो सकती है कि हमने मेथड को अच्छे से यूज नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं मैथडिक एरर, और यू कैन से द एरर्स ऑफ द मेथड। ओके, तो ये 3 टाइप की एरर हैं। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो ऑपरेट करने वाला है, ठीक है, वो उसके पास स्किल्स नहीं है तो उसकी वजह से भी एरर आ सकती है। जो मैथडिक एरर है वो मेथड की वजह से भी एरर आ सकती है, उसका मेथड आपने अच्छे से उसको यूज़ नहीं किया। ओके, या फिर मेथड ही हमारा गलत है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से एरर आ सकती है। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे मैंने बताया अभी होती क्या है, अभी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की फॉल्टनेस की वजह से हमारे पास एरर आ सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एरर कब आती है, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में क्या आए, कोई डिफेक्ट हो जाए, जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर जो हम वेट यूज़ कर रहे हैं, सपोज हम केमिकल्स की वेइंग कर रहे हैं, उसके लिए हम वेइंग बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो वेट्स हैं वो वेट्स क्या हो, अनकैलिब्रेटेड हो, कैलिब्रेट नहीं किए हुए, तो भी जाके हमारे पास उसके वेट्स जो हैं वो अच्छे से
क्या करेंगे, नहीं आएंगे। अगर हमारी कैलकुलेशन जो है वेइंग की वो गलत हो गई है तो हमारे पास क्या होगा, सारा रिएक्शन, सारी की सारी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे, गलत आएंगे, उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, सपोज हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमने कोई सब्सटेंस लेना है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल हमने लेना है, कोई भी कंपाउंड है, सपोज सोडियम क्लोराइड, तो वी नो दैट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दैट इज 36.5 ग्राम। ओके, अगर हम 36.5 ग्राम ले रहे हैं तो 1 मोल हमने वहां पे लेना है। सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में क्या हो, डिफेक्ट हो गया, जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, या हमारे जो वेट्स हैं उनको कैलिब्रेट नहीं किया गया। जैसे हम बात करते हैं कि हमने अगर 50 ग्राम कुछ लेना है तो वहाँ पे हमने 50 ग्राम का जो वेट लिया वो एक्चुअल में 50 ग्राम ना हो के क्या हो, 49 ग्राम हो। ओके, इस तरीके से अगर कुछ हो तो वहाँ पे हमारा जो है वेट गलत हो जाएगा। जैसे हम सपोज करते हैं कि हमने 1 मोल क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड को वेइंग करनी है हमने, ठीक है, अगर हम वहाँ पे 36.5 ग्राम मेजरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक तो हम 10 ग्राम के जो 3 वेट्स हैं वो यूज़ करेंगे, उससे 30 ग्राम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक 5 ग्राम का वेग यूज़ करेंगे, ओके, एक फिर हम 1 ग्राम का वेग यूज़ करेंगे और एक हम क्या करेंगे 0.5 ग्राम का वेग यूज़ करेंगे। इतने सारे वेट्स क्या रखेंगे हम अपने बैलेंस में रखेंगे, ठीक है, बैलेंस के एक साइड पे हम क्या रखेंगे, 3 वेट हमने रख दिए 10 ग्राम के, उसके बाद एक 5 ग्राम का, उसके बाद 1 ग्राम का, उसके बाद 0.5 ग्राम का, ठीक है। तो अगर हमारे ये जो वेट्स हैं ये पहले से कैलिब्रेटेड नहीं है, मीन जो 10 ग्राम है वो 10 ग्राम ना होके 8 ग्राम या 9.5 ग्राम हुआ तो हमारी उसमें वो एरर आ जाएगी। जो हम 36.5 ग्राम वेइंग करना चाह रहे थे वो 36.5 ग्राम ना होके उससे कम हो जाएगा, इट वुड बी अराउंड 36.2 ग्राम हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहां पे हमारा जो वेट है वो प्रॉपर 1 मोल नहीं होगा, ठीक है। तो 1 मोल नहीं आएगा तो हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, फर्दर जो हम जहां पे हम इसको यूज करेंगे वहां पे हमारी एरर आएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं, ठीक है। जैसे आप टाइट्रेशन करते हो, ठीक है, आप लैब में अगर आप लोगों ने +2 में टाइट्रेशन की हो तो आपको पता होगा कि वहां पे क्या होता है कि जब भी हम वो करते हैं, जस्ट मिनट बेटा, नेक्स्ट पेज खोलूँ मैं, हाँ जी। तो सपोज हमने क्या करना है, ब्यूरेट लिया हमने, ठीक है। तो ब्यूरेट में क्या होता है कि ब्यूरेट की जो बस आपने देखा होगा कि उसके साइड पे कुछ कैलिब्रेशंस होती हैं, यहाँ पे स्केल लगा होता है जिसको मेजर करते हैं, वहाँ से वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, NaOH और HCl की टाइट्रेशन आप लोगों ने +2 में सबने की होगी, ठीक है। तो अगर हम क्या देखते हैं इसमें 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है इसके 1 मोल से, ओके। तो हमने कैलकुलेशन करके क्या ले लिए, नीचे हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या है, HCl है, ओके, 10 ml। तो 10 ml के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं NaOH का। तो NaOH का जो वेट है, सॉरी जो वॉल्यूम आएगा वो अगर हमारे पास ये ब्यूरेट जो है कैलिब्रेटेड ना हुई तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम या ज़्यादा यूज़ होगा। मींस यहाँ पे अगर प्रॉपर पता नहीं है कि वो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 ml आ रहा है, 9 ml आ रहा है, 9.8 ml आ रहा है, ठीक है। बार बार आप यूज़ कर रहे हो तो 9.8 ml आ रहा है। तो मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इस डिवाइस में क्या है, फॉल्ट है, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे हमारी जो है एरर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हमारे पास वेट में कैलिब्रेशन ना हुई, वॉल्यूम में कैलिब्रेशन ना हुई तो हमारा सारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, गलत आएगा, वहाँ पे वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस तरह की जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। किसी भी तरह का डिवाइस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें अगर कुछ फॉल्टनेस है, ठीक है, उसमें कैलिब्रेशन नहीं है, उसमें कोई क्या है डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वुड बी दी इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो सेकेंड टाइप की जो एरर है दैट इज नोन एज दी, सेकेंड टाइप की जो एरर थी दैट इज ऑपरेटिव एरर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिव एरर क्या होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जो ऑपरेटर है उसकी वजह से आ सकती है। तो मीन्स जो ऑपरेटर है अगर वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है, सो यू कैन से द एरर विच अराइजेस ड्यू टू दी लैक ऑफ स्किल ऑफ द ऑपरेटर, दैट इज नोन एज दी ऑपरेटिव एरर, ओके। तो हमारे पास सपोज कर लो क्या है कि जो स्टूडेंट है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, जितने टीचर्स एक्सपीरियंस होते हैं उतने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि टीचर्स ने क्या है लैब में बहुत बार काम किया हुआ है। जब स्टूडेंट्स पहली बार लैब में आते हैं तो उनके वो क्या होता है, जो नए न्यू प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगी, आपके जो काम करने के तरीके हैं उसमें गलती आएगी ही आएगी। सपोज हमने क्या किया कि हमने कुछ रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद मतलब जो प्रोडक्ट आया वो सॉलिड आया, ओके, प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड आया। तो सॉलिड प्रोडक्ट को हमने क्या किया, उस रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लिया, रिएक्शन मिक्सचर से निकाल के हमने क्या किया, उसको ड्राई करना होता हमने,
ठीक है। अगर उसके अंदर वाटर था तो वाटर को हमने ड्राई करना है, तो ड्राई करने के बाद हमने उसको वेइंग करनी है। तो वेइंग करके देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना है। जब हमारे पास प्रोडक्ट पता होगा तो हम उसकी ईल्ड निकाल सकते हैं। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि ईल्ड निकालते हैं कि कितने % हमारी ईल्ड आई है, ठीक है, कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हुई है तो 100% ईल्ड आई है कि नहीं आई है, मीन सारा रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर हमारे पास कोई वाटर भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उस वाटर को प्रॉपर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो अगर हमारी क्या हुई, अगर सपोज स्टूडेंट ने उसको प्रॉपरली ड्राई नहीं किया, ठीक है, तो ड्राई ना करने की वजह से क्या होगा, उस प्रोडक्ट का वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर भी है। तो उसका जो वेइंग करेगा वो उसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट प्लस वाटर का वेट आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा वेट आने की वजह से क्या होगा, जब अब इसकी परसेंटेज यील्ड निकालोगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो इस तरह की जो एरर आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव एरर बोलते हैं। इस तरीके से ही अगर हमारे पास सपोज कर लो इंस्ट्रूमेंट सारा कैलिब्रेटेड है, ठीक है, प्योर अगर आप 10 ml निकालते हो तो 10 ml ही निकलता है, बट क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है भी कैसे इसको हमने मेजर करना है, कैसे यूज करना है, तो वहां पे वो उसकी एरर आ सकती है। नॉट ओनली स्टूडेंट, कोई भी नया बंदा अगर लैब में काम करेगा उसको नहीं पता भी इसको यूज कैसे करना है, इसको रीडिंग को नोट कैसे करना है। अगर आपको पता हो कि जब ब्यूरेट में हम रीडिंग नोट करते हैं तो 2 तरह के मिनिस्कस होते हैं। जब हमारा लिक्विड जो ब्यूरेट में होता है, या तो उसका मिनिस्कस कैसे होगा, ऐसे होगा, ओके, या फिर उसका मिनिस्कस कैसे होगा, अपर मिनिस्कस होगा। ओके, तो हमने कौन सा मिनिस्कस देखना होता है, आप क्या देखते हो, अगर तो हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन है तो हम उसका अपर मिनिस्कस देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है अभी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस हैं तो हम उसका लोअर मिनिस्कस देखते हैं, ठीक है ना। अब मिनिस्कस देखने में क्या दिक्कत आती है कि वे क्या करते हैं, अगर तो स्टूडेंट जो है उस मिनिस्कस के बिल्कुल सामने लेवल पे खड़ा हुआ है तो बिल्कुल सीधी रीडिंग देखेगा तो उसका रिजल्ट जो रहेगा एक्यूरेट आ जाएगा। बट अगर आप क्या है ब्यूरेट आपके हाथ में पकड़ी हुई है और वो आपकी बिल्कुल आईज से ऊपर जा रही है, ठीक है, मींस आपकी आईज जो है वो यहाँ पे है, ओके, आपकी आईज क्या है वो यहाँ पे है, और आप क्या देख रहे हो, इस तरह देख रहे हो, तो वो जो रीडिंग आपको दिखाई देगी वो डिफरेंट दिखाई देगी, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, आपकी आईज क्या है ऊपर है, ओके, आप क्या देख रहे हो, नीचे को देख रहे हो। हमेशा क्या होना चाहिए, आईज के लेवल पे होना चाहिए। तो वहां पे मींस जो ऑपरेटर है जो उसकी रीडिंग नोट कर रहा है उसको नहीं आइडिया कि कैसे इसको यूज करना है, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि वहां पे एरर आ सकती है। रीडिंग नोट करने, रीडिंग अगर गलत नोट कर ली तो मींस आगे की जो कैलकुलेशंस होंगी उसमें क्या आएगी, एरर आएगी, आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो इस तरह की एरर को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव एरर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ एरर, दैट इज नोन एज द मेथडिक एरर। तो मेथडिक एरर क्या है कि मेथड ही गलत है, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे मेथड में कोई प्रॉब्लम है, एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है, अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिएजेंट ही गलत है, ठीक है। सपोज क्या हुआ कि हमने कोई ऑर्गेनिक का टेस्ट करना था, तो ऑर्गेनिक का टेस्ट हम जब कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के वहाँ पे रिएजेंट यूज करने होते हैं। अब ऑर्गेनिक के जो रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एयर सेंसिटिव भी होते हैं, लाइट सेंसिटिव भी होते हैं, और टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं। सपोज क्या हुआ कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे जो हमने रिएजेंट यूज किया वो काफी टाइम से ऐसे ओपन पड़ा हुआ था, तो वहां हो सकता है वहां पे एयर की वजह से वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हो गई हो, ओके, या फिर लाइट से क्या हो उसकी फर्दर कोई डिकम्पोजिशन हो गई हो, या टेम्परेचर से क्या हो वो डिकम्पोज कर गया हो। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो टेस्ट में तो आपका टेस्ट नहीं आ रहा, तो मीन्स आपका वो मेथड ही गलत है, ठीक है। तो वहां पे अगर लिखा हुआ है वहां पे कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई रिएजेंट यूज करना है, तो बट आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं किया, आपने बना बनाया जो लैब में पड़ा था वो यूज कर लिया, तो मीन्स वहां पे एरर आएगी। तो उस टाइप की जो एरर आएगी उसको हम बोलते हैं मेथडिक एरर, क्योंकि आपने मेथड को सही तरीके से फॉलो नहीं किया वहां पे, ठीक है। तो ये हमारी जो एरर्स हैं इसको हम मेथडिक एरर बोलते हैं। या फिर क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे टाइट्रेशन हमारे पास कई तरीके की होती हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ बहुत सारे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है। एक ग्रेविमेट्रिक होती है, ओके, एक हमारे पास होती है जैसे वॉल्यूमेट्रिक होती है एनालिसिस। इस तरह से बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, एनालिसिस होती है। अगर हम एक मेथड को यूज कर रहे हैं और सभी बच्चों का रिजल्ट क्या है उस मेथड से गलत आ रहा है, एक्चुअल जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, तो मीन्स वो उस मेथड में गलती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है जिस वजह से सभी का रिजल्ट जो गलत आ रहा है। तो ठीक है, तो ये है हमारे पास 3 तरह की एरर्स, ओके। तो ये जो मेथडिक एरर है इसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैसे, एक तो होती है हमारे पास कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर,
दूसरी होती है हमारे पास प्रोपोर्शनल एरर। अब कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल एरर में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया कि मेथड की में दिक्कत है तो हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करते हैं। अगर तो हमारी बिल्कुल सेम वही एरर आ रही है, उतनी ही एरर आ रही है जितनी पहले आ रही थी, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। बी मीन्स आपने एक्सपेरिमेंट को 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट कर लिया, बट जो उसके अंदर एरर पहली बार आ रही थी वही क्या बार बार आ रही है, तो मीन्स वहां पे जो एरर है दैट इज ए कांस्टेंट एरर। ठीक है, तो मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, वहां पे ये बार बार कांस्टेंट एरर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट होती है प्रोपोर्शनल एरर। अब मैथडिक एरर में प्रोपोर्शनल एरर कैसे फाइंड करते हैं, ये वो एरर होती है जिसमें क्या करते हैं कि जो एरर है उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है। मीन्स आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे बहुत ज्यादा एरर आ रही थी, सेकेंड टाइम किया तो एरर क्या हुई, कम हुई। ठीक है, थर्ड टाइम किया तो उसमें एरर फिर चेंज हो गई। ओके, सपोज आपने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो आपने कुछ 10 मिलीग्राम सैंपल लेके किया, तो उसमें क्या है आपकी जो एरर है वो हमें पता लगी कितनी आई है। फिर से आपने क्या सैंपल साइज इंक्रीज कर लिया, 20 ग्राम कर लिया, 20 मिलीग्राम कर लिया, फिर 50 मिलीग्राम कर लिया, फिर उसके बाद आपने 100 मिलीग्राम कर लिया। मीन्स आप सैंपल का साइज क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसकी अमाउंट क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहां पे एरर फाइंड आउट कर सकते हो भी क्या एरर अमाउंट चेंज होने से जो साइज चेंज हो रहा है, सैंपल का साइज चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एरर भी उतनी ही चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो अमाउंट की बात ले ली है। कुछ क्या होता है कि हम नंबर की बात करते हैं। सपोज हमने कोई सर्वे करना है, ठीक है, सर्वे करना है तो हमें देखा कि अगर हम बार बार सेम सर्वे करते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट में चेंज आता है कि नहीं आता। सपोज हमने क्या किया, 10 लोगों से हमने कोई चीज सवाल पूछे कुछ, तो सबने क्या किया, पहली बार में डिफरेंट डिफरेंट जवाब दिए, हमने नोट कर लिए। अगर हम फिर क्या करते हैं, कुछ दिन बाद उन्हीं 10 लोगों से वही 10 सवाल करते हैं, अगर तो वो सेम जवाब देते हैं, ठीक है, उनके जवाब क्या आते हैं, फिर सेम आते हैं, तो मीन्स ये एरर क्या है, कांस्टेंट एरर है। ठीक है, जो हम चाहते थे वो नहीं मिल रहा, बट कुछ डिफरेंट जवाब मिल रहे हैं, बट वो जवाब क्या है, बार बार सेम ही दे रहे हैं, तो वहां पे जो एरर होगी दैट इज ए कांस्टेंट एरर। बट अगर हम क्या करते हैं कि हमने पहले सपोज 10 लोगों से सवाल पूछा था तो हमें रिजल्ट मिल गया उसका, नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, वही सवाल जो है 20 लोगों से पूछा, 10 वही पुराने वाले और 10 न्यू वाले, तो वहां पे पहले 10 वालों में हो सकता है कि कुछ एक चेंज आई हो, 10 में से 8 ने वही सेम जवाब दिए, 2 की चेंज आ गई, और जो 10 नए थे उन्होंने डिफरेंट जवाब दिए। तो यहां पे इस तरह की जो एरर आएगी उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल एरर। ठीक है, मींस हमारे पास सैंपल के साइज के चेंज होने से वहां पे एरर में भी चेंज आया। सो यू कैन से द एरर विच इज प्रोपोर्शनल एरर, ये कब आएगी, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर चेंजेस विद द साइज ऑफ द सैंपल in such a manner that the magnitude of relative error remains constant। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट क्या है वहां पे जो हमारी जो है सैंपल साइज के साथ एरर भी क्या हो रही है, प्रोपोर्शनली चेंज हो रही है। ओके, तो इसके बाद आती है हमारे पास इनडिटरमिनेट एरर, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे।